प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज की वीडियो में अपन अपनी पाठ्य पुस्तक सृजन का अध्याय 6 उषा कविता पढ़ेंगे, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जो कवि हैं, उनका जन्म सन 1911 ईस्वी में और इनका निधन 1993 ईस्वी में हुआ है। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चिरवियोग सहना पड़ा। चिरवियोग कभी न समाप्त होने वाला वियोग। चिर शब्द समय के लिए आता है। बहुत लंबी समयावधि को चिर कहते हैं। तो कहने का मतलब उनकी माताजी का निधन 8-9 वर्ष की उम्र में ही हो गया। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी की बीमारी से चल बसी। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। यानी अभावों में जिए। बचपन में माता खत्म हो गई, कुछ समय के बाद ही उसकी पत्नी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अभावों के कारण उसमें दुर्बलता नहीं आई। वह और अधिक काव्य को उत्कृष्ट ही बनाया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम है। तो शमशेर बहादुर सिंह कैसे कवि हैं? बिंबधर्मी कवि हैं। छोटा प्रश्न जो बनता है वो ये है कि शमशेर बहादुर सिंह कैसे कवि हैं? बिंबधर्मी कवि हैं, अर्थात शब्दों के माध्यम से चित्र बनाते हैं। बिंब होता है चित्र, तो शब्दों के माध्यम से यह अपने काव्य में बिंबों का निर्माण करते हैं। और ये जो है प्रगतिशील कवि की, इनमें प्रगतिशील कवि की वैचारिकता है। प्रगतिशील कवि कौन से हैं? जो प्रयोगवादी कवि है। और प्रयोगवाद हिंदी में कौन सा काल है? 1936 से 1943 तक का जो काल है, उस काल के जो कवि हैं, उन कवि की वैचारिकता, उनके जैसे विचार थे, अर्थात वो यथार्थवादी थे। तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा, दूसरा इनमें गुण जो है वो है प्रयोगधर्मी कवि। प्रयोगधर्मी कवि कौन से थे? प्रयोगवाद के कवि। प्रयोगवाद हिंदी में कौन सा है? 1943 से लेकर के 1952-53 का जो काल है वो प्रयोगवादी काल है। और प्रयोगवादी कवि जो हैं वो बौद्धिकता को लेकर के उत्साहित थे, और उन्होंने शिल्प में नए प्रयोग किए, भाषा के नए प्रयोग किए, काव्य में नए प्रयोग किए। तो इसी प्रकार से ये भी क्या है, अपने काव्य में नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो प्रगतिशीलता और प्रयोगधर्मी दोनों काव्यों के गुण इनमें पाए जाते हैं। कवि के द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनका साहित्य परिचय अपन देखते हैं कि साहित्य के लिए कवि शमशेर बहादुर सिंह ने क्या योगदान दिया है। तो इनकी जो कृतियां हैं वो हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, तथा काल तुमसे होड़ है मेरी। उन्होंने इनके अलावा उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कविता उषा, आज अपन पढ़ेंगे इसके विषय में। उषा भोर के समय होने वाले, भोर प्रातःकाल के समय होने वाले सूर्य उदय का अनूठा शब्द चित्र है। अनूठा, अनोखा शब्द चित्र है, शब्दों के माध्यम से खींचा गया चित्र। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी, मन को हरने वाले, मन को अच्छे लगने वाले घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। तो सूर्य उदय का जो दृश्य है उसको घरेलू बिंबों के माध्यम से
कवि ने प्रकट किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक और जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। ये जो बिंब जो हैं वो क्या है, गांव का जो परिवेश है, गांव का जो वातावरण है, उसके हमें क्या बनाते हैं, जीवंत वातावरण के साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय, तीनों का मणि कांचन संयोग, अनोखा संयोग, भाषा, बिंब और लय, तीनों का जो अद्भुत संयोग है इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्य उदय का मूक दृष्टा मात्र न बन करके भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रातःकालीन जो सूर्य उदय है उसका, उस दृश्य का मात्र कवि मूक दृष्टा नहीं है, चुपचाप उसको देखने वाला ही नहीं है। वो क्या है, उस जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में, जो जीवन के लंबे समय के जो उसके परिचित बिंब थे उनमें अभिव्यक्त कर एक सृष्टा, निर्माता के रूप का एहसास कराता है कि जैसे कवि खुद भी क्या हो, एक सृष्टा हो, निर्माता हो। राख से लिपा हुआ चौका, चौका आंगन, बहुत काली सील, सील पत्थर, स्लेट जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बच्चे प्रारंभ में अक्सर लिखने के लिए काम में लेते हैं, या लाल खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है जो हम देखते हैं। कविता है अपनी, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। तो इस कविता का अर्थ वैसे क्या है, यानी बहुत ही सरल और भावों के अनुसार इसमें शब्दावली को काम में लिया गया है। भाषा शैली बहुत सरल है। फिर भी इसका अर्थ अपन देखते हैं। प्रातः नभ, नभ होता है आकाश। प्रातःकालीन जो आकाश है वह कुछ अंधेरे के कारण नीले शंख के समान लग रहा है, अर्थात नीले और पवित्र शंख के समान प्रातःकालीन कुछ कालिमा युक्त आकाश जो है वो लग रहा है। भोर का नभ, भोर प्रातःकाल का आसमान, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी ऐसा लग रहा है प्रातःकालीन आसमान कि वो जैसे राख से लिपा हुआ आंगन हो, और वह आंगन भी कैसा, जो अभी तक गीला हो, अर्थात कुछ कालिमा और कुछ प्रकाश मिल करके राख के रंग का सा आभास दे रहे हैं, और प्रातःकालीन नमी के कारण गीला लग रहा है। तो प्रातःकालीन आसमान जो है वो राख से लिपे हुए चौके आंगन के समान लग रहा है, और वह भी ऐसा है कि अभी तक गीला पड़ा है, अर्थात कालिमा ज़्यादा व्याप्त है, अंधेरापन अभी है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील क्या है, आसमान के लिए आया है ये, यानी आसमान कैसा लग रहा है, इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे बहुत काला पत्थर को जरा से, थोड़े से लाल केसर से धो दिया हो। लाल केसर यहाँ पे क्या है, प्रातःकालीन लालिमा युक्त प्रकाश, यानी यहाँ से नीले शंख जहाँ पे बताया, यहाँ से कुछ समय बाद जो आसमान है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे काले पत्थर को, काली बड़ी शिला को
लाल केसर से, अर्थात प्रातःकालीन लालिमा युक्त जो प्रकाश रूपी जो केसर है उससे उस सिल को धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ऐसे लग रहा है जैसे स्लेट आसमान, कि जो काली स्लेट रूपी जो आसमान है वो ऐसे लग रहा है जैसे उस स्लेट के ऊपर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। लाल खड़िया चौक प्रातःकालीन लालिमा युक्त प्रकाश। तो बहुत काली सिल की जो काला आसमान जो स्लेट रूपी जो आसमान है उसके ऊपर लालिमा युक्त खड़िया चौक किसी ने मल दी हो। तो सभी में क्या है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में विद्यार्थियों मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यही भी हर लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखो, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो गया। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो नील जल, नीला जल आसमान के लिए प्रयुक्त हुआ है, में या किसी की गोर झिलमिल देह, गोर गोरे वर्ण की देह शरीर। तो जो नीला आकाश है, नीले आकाश में जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो सूर्य की किरणें ऐसे लगती हैं जैसे कि जल में किसी गौरवर्णी नायिका का शरीर झिलमिला रहा हो और वह हिल रहा हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो गया। कुछ क्षण बाद ही, यहां से कुछ क्षण बाद ही क्या होता है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है जादू टूटता है इस उषा का। तो उषा का जो जादू है वो टूट जाता है। उषा के जादू टूटने का मतलब क्या है, पल पल परिवर्तित होने वाला जो सौंदर्य था वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब सूर्य उदय हो गया है। यहाँ भी देखो उत्प्रेक्षा अलंकार है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ भी प्रयोग में हुआ है। कविता की भाषा शैली जो है वो सरल है, भावों के अनुकूल है। आगे अपन इसके प्रश्न देखते हैं। शब्दार्थ आप देख लेना। भोर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। उषा कविता में सूर्य उदय का वर्णन है, सूर्यास्त का वर्णन है, बादलों का शब्द चित्र है, सवेरे की लालिमा का वर्णन है। सूर्य उदय का वर्णन तो है नहीं, क्योंकि सूर्य उदय होते ही क्या होता है, उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो सवेरे की लालिमा का वर्णन है। जादू टूटता है उस उषा का में जादू का अर्थ है पल पल परिवर्तित होने वाला सौंदर्य, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकर्षण। स इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, भोर का आकाश किसके समान नीला है। भोर का आकाश पहली पंक्ति में आया था, शंख के समान नीला है। कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है, क्योंकि थोड़ी कालिमा और थोड़ा प्रकाश मिल करके राख के रंग का सभ्रम उत्पन्न करते हैं, और प्रातः काल जो है इसके कारण वातावरण में नमी भी है, इसलिए वो गीला भी लग रहा है। इसलिए कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ
चौका कहा है। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? उषा का जादू टूटने का तात्पर्य है कि सूर्य उदय होने से पहले जो प्रकृति में जो पल पल परिवर्तित होने के कारण जो सुंदरता थी वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखो, लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। लाल केसर से कवि का तात्पर्य है प्रातः काल में जो सूर्य की लालिमा युक्त हल्की किरणें हैं उन्हें लाल केसर कहा है। तथा लाल खड़िया चौक का अभिप्राय भी, यानी लाल खड़िया चौक जो है वो जो सफ़ेद जो मिट्टी होती है उसी में वही कलर, जैसे अपने यहाँ पे चौक जो होती है स्कूलों में चौक जो काम में ली जाती है वो खड़िया चौक ही होती है। जो लाल खड़िया चौक का अभिप्राय हुआ कि सूर्य उदय होने से पहले जो लालिमा युक्त जो किरणें हैं वो आसमान में छा जाती हैं और वो अत्यधिक सौंदर्य उत्पन्न करती हैं। उषा कविता में कवि का क्या संदेश है? उषा कविता से कवि जो है वह संदेश जो देना चाहता है वह ये है कि जो प्रकृति है वह क्या है? अत्यधिक गतिशील है, वह जीवंत है। तो मनुष्य को भी क्या है, उसी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में हमेशा गति बनाए रखना चाहिए और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यक्ति को जीना चाहिए। यही यहाँ पे कविता का संदेश है। उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं बताओ। शिल्पगत विशेषता मैं कविता पढ़ाते समय भी बता रही थी कि इसमें नए, यानी कवि जो है वो प्रयोगधर्मी है तो नए प्रयोग किए गए हैं, नए उपमान यहाँ पे प्रयोग में लिए गए हैं और नए उपमान सारे क्या हैं? ग्रामीण जीवन से संबंधित हैं। लाल खड़िया चौक, काली सिल, स्लेट, राख से लिपा हुआ चौका, ये सब ग्रामीण जीवन को दर्शा रहे हैं। इस प्रकार से इस कविता की जो भाषा शैली है वो भी अत्यधिक सरल है, सुबोध है और भावों के अनुकूल है। अब देखो निबंधात्मक प्रश्न पर देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यानी पूरी कविता प्रकृति के सौंदर्य के ऊपर रची गई है। तो इसमें बहादुर सिंह ने कि प्रातःकालीन जो परिवेश है उसमें पहले अत्यधिक अंधेरा व्याप्त है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले कुछ लालिमा युक्त प्रकाश होता है, फिर वही प्रकाश कुछ पीलापन लिए हुए हो जाता है। उसके कुछ समय बाद जो है वह प्रकाश जो है श्वेत होना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से और थोड़े क्षण के बाद सूर्य उदय हो जाता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, श्वेत प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, पेड़ पौधे सब आलोकित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब अपन देखते हैं व्याख्या। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इस व्याख्या को सूर्य उदय हो गया। ये व्याख्या मैंने आपको बता दी है। व्याख्या जब अपन करते हैं सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या हो जाएगा, ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन से उषा कविता से ली गई है। इसके बाद में जो इसका अर्थ आपको करना है और अर्थ करने के बाद में अंत में आता है विशेष। तो विशेष में जो इसका शिल्पगत सौंदर्य होता है उसको लिखना है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा शैली जो है वो सरल है, भावों के अनुकूल है, प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किया गया है।